अब मैं आदर के साथ डॉक्टर सुरेश मिश्र जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। सम्माननीय विद्वजन, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बहुत उद्वेलित करने वाली है। यह जो कार्यक्रम है इसका मकसद ये था तो ये है कि जो प्रतिरोध हुआ है ब्रिटिशों के खिलाफ भारत में, चाहे वो जनजाति हो चाहे कोई और हो, तो उसमें क्या छूटा हुआ है, कुछ गैप्स हैं। असल में हम ये चाह रहे थे विमर्श में, चर्चा में, कि जो इतिहास हम पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, उसमें कौन सी गलतफहमियाँ रही हैं, किसको किस गलत ढंग से पढ़ाते रहे हैं और क्या गैप्स है। तो मेरी कोशिश ये है कि आज जो विषय है हमारा कि ब्रिटिश शासन व उसका प्रतिरोध और जननायकों का संघर्ष और उसकी उपलब्धियाँ, मैं चाहूँगा कि इसमें वो चर्चा करूँ मैं जो आमतौर पर हुई नहीं है। गैप्स की बात करूँगा मैं, क्योंकि जो विवरण है तो आपको बहुत सा पता है और काफ़ी जानकारी उन्होंने दे दी है, लेकिन मैं कुछ नई जानकारियाँ देना चाहूँगा, कोशिश करूँगा उसकी। ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बुंदेलखंड को अपने वक्तव्य में सीमित रखा और बहुत उपयुक्त जानकारी थी। और वो सारा जो घटनाक्रम है शुरुआत का 1842 का बुंदेला विद्रोह, वो तो इतिहास की बड़ी भारी घटना है। डॉक्टर चंसूरिया ने अपने लंबे वक्तव्य में बहुत जानकारी हमें दी है। एक दो बातें उसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे वो कह रही थी कि भाई देवगढ़ के जो राजा का जिक्र आपने किया, तो आपने कहा बहुत कम जानकारी इसके बारे में है। कम जानकारी थी, लेकिन मेरी किताब है देवगढ़ का गाँव राज्य, उसमें अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें बड़ी विस्तार से जानकारी इन दोनों के शासकों के बारे में है। फिर वाडिंगटन का जिक्र आपने किया कि जो मंडला जिले में जो विद्रोह हुआ, खुमान सिंह का आपने जिक्र किया, रानी रामगढ़ है, वाडिंगटन कलेक्टर का आपने जिक्र किया। तो वाडिंगटन के करीब 110 पत्र 1857 के मुझे मिले थे आर्काइव में, उनका मैंने संपादन किया, उनका मैंने अनुवाद किया और वो पूरी किताब के रूप में आया है, मंडला के दस्तावेज। और करीब 110 पत्र उसमें हैं 1857 के। तो सारी घटना जो आप बता रही हैं सब बड़े विस्तार से लिखा गया है। उसके आधार पर मैंने एक किताब लिखी थी, रामगढ़ की रानी अवंती बाई। उसमें सारे पत्र को और आप जो घटनाएं बता रहे हैं बड़ी विस्तार से उसका जिक्र है। कभी जिसकी रुचि हो तो पढ़ ले। वो इसलिए कि जब मुख्य धारा का 1857 का इतिहास था या लिखा गया है, उसमें आमतौर पर न तो रानी रामगढ़ की विस्तार से चर्चा होती है, न उन बातों की जिनकी चर्चा श्रीमती सुचित सूर्या ने की। अभी एक बात और उठी सबाल्टर्न की, मैं थोड़ी संक्षिप्त टीका करके फिर अपना विषय दूंगा। सबाल्टर्न, जैसा मैडम ने बताया कि निचले वर्ग के लोगों ने कैसे भाग लिया आंदोलनों में वगैरह, तो सबाल्टर्न के इतिहासकार जितने हैं उन्होंने वो उदाहरण दिए हैं जो उनको पता थे, जो मुख्य धारा के इतिहास में 1857 की या उसके पहले की घटना पता थी, उसका जिक्र उन्होंने किया, जैसे गौतम बुद्ध का आपने जिक्र किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने या कहीं मैं पिछले 15 वर्ष में 1857 के बहुत सारे विद्रोहों को, संघर्षों को पेश किया किताब के रूप में, जिसका पता सबाल्टर्न वालों को था ही नहीं, क्योंकि सबाल्टर्न की किताबें इसकी पहले मेरी किताब के पहले आई है, तो उसमें दृष्टांत हमारे मध्य प्रदेश के नहीं है। तो मैं आगे चर्चा करूंगा कि मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह कितने व्यापक रूप में हुआ, और अगर आप उसको मद्देनजर रखें, अगर ध्यान में रखें, तो सारे विद्रोह सबाल्टर्न के अंतर्गत आते, सारे निचले वर्ग के लोगों ने विद्रोह किए, कोई बड़े राजाओं ने विद्रोह नहीं किए। इस चर्चा में अपने वक्तव्य में करूंगा। तो ये विनम्र टीका के बाद आगे बढ़ता हूं। एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं, ये बहुत कम पता होगा लोगों को कि मध्य प्रदेश तो क्या देश में जो ब्रिटिशों का प्रतिरोध है काफी बाद में शुरू हुआ, ऐसा लोग समझते हैं। आमतौर पर एकदम हम 1857 की ही बात कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई और 1757 के बाद लगातार ही
ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध होता रहा है, जिसकी चर्चा मुख्य धारा के इतिहास में नहीं होगी। अगर मैं आंकड़ों में इसको बांधूं तो 1757 से 1900 तक कुल मिलाकर 95 विद्रोह हुए। 150 साल में 95 विद्रोह, 3 साल में 2 विद्रोह। मुख्य धारा के इतिहास के, चाहे विपिन चंद्र की आप किताब पढ़ लें, चाहे सुमित सरकार की किताब पढ़ लें, आप इन विद्रोहों का बहुत कम जिक्र है, बहुत कम जिक्र है। और अगर आप 1757 से 1800 की बात करें तो कुल 23 विद्रोह हुए, जिसमें जनजाति के विद्रोह 6 थे। और 1801 से लेकर 1900 की बात करें, जो मेरा अध्ययन क्षेत्र रहा, मेरी किताब है 19वीं सदी में भारत में आदिवासी विद्रोह। बाकी विद्रोह का जिक्र मैंने नहीं किया, आदिवासी विद्रोह का जिक्र किया है। लेकिन आदिवासी विद्रोह तो 28 हुए, जिसका मैंने जिक्र किया है। लेकिन कुल मिलाकर विद्रोह 19वीं शताब्दी में 72 विद्रोह हुए। अब ये आपको मुख्य धारा के इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। जो हम चाह रहे थे कि क्या नहीं जिक्र किया गया, क्या नहीं लिखा गया है, क्या हमारे सामने नहीं रखा गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। ये मुख्य उद्देश्य इस संगोष्ठी का है। तो आप देखिए कि जिन 95 विद्रोह की मैंने चर्चा की, आपको कितने पता है? हार्डली 10-8 तक पता होंगे आपको, और उसकी चर्चा भी यही होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन 95 विद्रोहों में जो विद्रोह हुए देश में, वो देश के हर भाग में, कहीं थोड़ा कम, कहीं कुछ ज्यादा। अब चूंकि ये हमारा जो हमारी संगोष्ठी है वो मध्यवर्ती भारत के बारे में है, तो मैं सारे देश के विद्रोह की चर्चा नहीं करूँगा। मैं अपने को सीमित करता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश के जनजातीय विद्रोह की थोड़ी बात करूँगा, और मध्य प्रदेश में दूसरे जो विद्रोह हुए जिनकी चर्चा आमतौर पर किताबों में नहीं थी, उसकी चर्चा करूँगा। ये 2 बातों के को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जो विद्रोह हुए, जिनका मैंने जिक्र किया था अपनी इस किताब में जो जिक्र किया है, जनजातीय विद्रोह 19वीं सदी के, उसमें मध्य प्रदेश के विद्रोह जरा कम हैं। अर्थात 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुए नॉर्थ ईस्ट में हुए। वो नॉर्थ ईस्ट जो हमेशा हमारी नज़रों से, हमारी किताबों से उपेक्षित रहा है। फिर बिहार में, उड़ीसा में हुए, आंध्र में हुए, एक आध राजस्थान में, 2 महाराष्ट्र में, और कुछ मध्य प्रदेश में। तो जनजातीय विद्रोह के सिलसिले में मध्य प्रदेश में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ दूसरे प्रांतों की तुलना में। तो मैं जरा थोड़ा वक्त चूँकि सीमित है, तो मैं जनजातीय विद्रोह की बात कम करूँगा। एक अच्छी बात ये हुई है कि श्रीमती चंद्रसूर्या ने मेरा काम हल्का कर दिया इस रूप में कि उन्होंने जनजातीय विद्रोह के कारण का जिक्र कर दिया, उन्होंने जनजातीय विद्रोह की विशेषताएं बता दी, और जो लीडरशिप है उसकी चर्चा कर दी। तो वो चर्चा में नहीं करूँगा। मैं लौट कर आता हूँ 1857 के महान विद्रोह। अगर आप किताब पढ़ें, चाहे डॉक्टर ताराचंद की किताब हो 1857 के बारे में, चाहे सेन की किताब हो, चाहे मजूमदार की किताब हो, कोई किताब हो, आप अगर ढूंढिए मध्य प्रदेश कहाँ है, ढूंढिए, 400 पेज से 500 पेज की किताबें हैं 2 वॉल्यूम में। आप ढूंढिए एमपी कहाँ है। वो एमपी में क्या मिलेगा? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जो बाहर के थे यहाँ आए, ज्यादा हुआ तो रघुनाथ राय जबलपुर के फांसी को दी गई, शायद रानी रामगढ़, शायद। तो और फिरोज शाह जो कि बाहर थे लेकिन यहाँ आए। 5-6 नाम से ज्यादा मध्य प्रदेश के आपको देश के बारे में जो 1857 की किताबें लिखी गई हैं उनमें नहीं मिलेगा। तो जाहिर के सबाल्टन लोगों को यही पता, और हमें भी यही पता था। लेकिन हम जो ये समझते रहे हैं कि 1857-58 का जो महान विद्रोह है उसके केंद्र हमारे की नजर में क्या थे? कानपुर, लखनऊ, अवध, मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, खत्म, यही केंद्र थे ना। और इसको पढ़कर लगता है कि 1857 का महान विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित रहा है, और अगर मध्य प्रदेश को उसने कहीं छुआ है तो ग्वालियर को छुआ है। वो भी वहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति ने विद्रोह नहीं किया, जो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के दूसरे इलाके से जो लोग आए उनने किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है
कि 1857-58 के महान विद्रोह के बारे में मुख्य धारा में बड़ी किताबों में जो लिखा गया है उसमें मध्य प्रदेश बहुत ही कम आया है। ये बड़ा भारी गैप रहा है। और मैं मंडला ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे ज़िले में रानी रामगढ़ का नाम मैं सुना करता था शुरू से, तो मुझे उत्सुकता हुई कि रानी रामगढ़ की रानी के बारे में कुछ लिखूँ मैं, अब ढूंढूँ कहाँ। और हम इतिहास वाले प्रामाणिक उसी को मानते हैं जो समकालीन स्रोत पर आधारित होता है, ये आप जानते हैं। तो उत्सुकतावश फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मंडला जिले के जो 1857 के विद्रोह के कागजात हैं वो कहाँ पर हैं। आमतौर पर कलेक्ट्रेट में होते हैं, आर्काइव में होते हैं। ढूंढते ढूंढते मुझे भोपाल के आर्काइव में मुझे एक फाइल मिली जिसमें मंडला के कलेक्टर की सारी चिट्ठियाँ रखी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल अंग्रेजी में, टेढ़ी मीडिया अंग्रेजी में, साल भर मुझे लगा पढ़ने में। उसके आधार पर फिर मैंने रानी रामगढ़ की कहानी लिखी। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको उनकी भागीदारी। मेरा जो विषय क्षेत्र है वो मेडिवल मराठा हिस्ट्री है। आमतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा विषय रहा नहीं कभी, लेकिन जब मैंने रानी रामगढ़ का काम किया तो मुझे लगा कि मुझे फिर सारे मध्य प्रदेश का काम करना चाहिए। और फिर मैं आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने कदम रखा। तो रानी रामगढ़ का वृत्तांत जब मैंने लिखा उसके बाद फिर मैंने तलाश करना शुरू किया देश आर्काइव दिल्ली और भी जो आर्काइव थे उनके दस्तावेजों को छाना और एक बड़ी भारी कहानी मेरे सामने आई। और वो कहानी जो मैंने लिखी है थोड़ा छांट के लिखा है, 350 पेज की मेरी किताब है। 1857 मध्य प्रदेश के रणबांकुरे सरकार ने छापी है। तो आप जानते हैं कि बिक्री कम होती, वितरण कम होता है, उसमें बहुत सारे ऑफिस में बंडल बने रहते हैं। तो मैंने काफ़ी किताबें लेके मुफ्त बांटी मित्रों को, इस करोड़ को, कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ इसको जानिए आप। केवल रघुनाथ शाह, केवल विजय राघव करके संजय प्रसाद या रानी लक्ष्मीबाई या चाचा टोपे तक यहाँ की कहानी सीमित नहीं, बड़े राजाओं ने भाग नहीं लिया। एक पर आर्टिकल है मध्य प्रदेश के 1857 के विद्रोह का गद्दार मैंने लिखा है। तो सारे राजाओं का मैंने जिक्र किया है प्रमाण सहित जिन्होंने गद्दारी की। आमतौर पर यह कहना बड़ा मुश्किल होता है मंच पे आके, क्योंकि आप इंदौर में आकर होलकर को गद्दार कहेंगे तो उनके लोगों को तकलीफ होगी। ग्वालियर में एक बार मैंने सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया तो वहां के लोगों को तकलीफ हुई। रीवा के जो राजा हमने गद्दारी की उसके बारे में तकलीफ होती लोगों को, सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते आप। लेकिन गद्दार कौन थे? जो बड़े बड़े राजा थे। भाग किसने लिया? बड़े राजा ने भाग नहीं लिया, होलकर ने भाग नहीं लिया, सिंधिया ने भाग नहीं लिया, जावरा रतलाम ने भाग नहीं लिया, रीवा के राजा ने छुप के भाग लिया। तो फिर विद्रोह किसने किया? छोटे छोटे राजाओं ने, छोटे जागीरदारों ने और हमारे आपके जैसे लोगों ने, ढेमरों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, उनने भाग लिया। और लंबी सूचियां मिलती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूं, कुछ विद्रोह का जिक्र करूंगा। कुल मिला के मैंने कहा था कि 27-28 सूरमाओं का मैंने जिक्र किया है। 35-34 का जिक्र मैंने किया है मध्य प्रदेश के, जिन्हें खुलकर भाग लिया और जिनके बारे में किस्से नहीं है, जिनके बारे में सरकारी दस्तावेजों में प्रामाणिक विवरण है, तारीख के साथ, स्थान के साथ। कुछ का जिक्र मैं करूंगा। आपको लगा कि मध्य प्रदेश में ये हुआ, हमको पता नहीं। तो पहले नाम आता है फिरोज शाह का। मैंने जो किताब छापी था फिरोज शाह शामिल नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा एमपी का नहीं हो। पर जब मैंने फिरोज शाह का विवरण पढ़ा तो मुझे लगा कि एमपी के किसी भी महानायक से कम वो महायानक नहीं था। वो महानायक तो तात्या टोपे के समकक्ष था और रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष था। हजरत महल, बेगम हजरत महल के समकक्ष था वो। तो मैंने इसको अब दूसरा एडिशन निकालता हूँ, उसमें शामिल कर रहा हूँ। फिरोज शाह 20 साल का लड़का, मुगल वंश का, खानदान का, हज गया था, लौटा, मंसूर आया और मंसूर जब तक आया तब तक विद्रोह हो चुका था। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कुछ नहीं था उसके पास, तो उसने सेना इकट्ठी की। कहानी बहुत लंबी है, 300 पेज की तो मेरी किताब फिरोज शाह पर मेरी 300 पेज की किताब है जो आ रही है। तो बहुत शॉर्ट में कहता हूँ। तो फिरोज शाह आया और उसने लोगों को इकट्ठा किया और जब इंदौर के विद्रोही दिल्ली की तरफ रवाना हुए तो ये भी दिल्ली की तरफ चला। इंदौर के विद्रोहियों में सादत खान था, तो सादत खान ग्वालियर पहुंच चुका था मुराद छावनी में, तो फिरोज शाह भी पहुंचा और तब इन सारे क्रांतिकारियों का मिलन हुआ।
इसके बाद फिरोज शाह की कहानी बहुत लंबी चलती है। 1897 से वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा। उसने मर्दन सिंह का साथ दिया, जो आप उसकी बात कर रहे थे, बुंदेलखंड के विद्रोह की। राहत काल में जितने लोग आपने नाम दिए थे ना, उसमें फिरोज शाह भूल गए थे। फिरोज शाह भी बख्तर था। फिर जब राहत काल का पता नहीं हुआ तो लक्ष्मीबाई के पास चले गए। उस तात्या टोपे से दोस्ती हुई। तात्या टोपे के साथ इन्होंने काम किया। सारे अवध पर इन्हें आक्रमण किया। उन्होंने रोहिलखंड पर अभियान किया, उत्तर प्रदेश में अभियान किया, हजरत महल का साथ दिया, लखनऊ के घेरे में भाग लिया। एक के बाद एक साथी छूटते गए। झांसी की रानी चली गई, तात्या टोपे चले गए, ये सब चले गए तो अकेला बच गया। अकेला भागकर मध्य प्रदेश, फिर बुंदेलखंड आया वो। फिर बुंदेलखंड के आने के बाद जब कुछ नहीं रहा तो उसने फिर समर्पण करने की सोची। 1861 में, लेकिन शर्तें जब स्वीकार नहीं की गई तो वो 22 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 20 या 22 साल का, वो अपने कुछ साथियों के साथ परदेश चला गया। अफगानिस्तान, तुर्की, इराक, ईरान, सबके शासकों को मिला कि मेरा साथ तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, किसी ने साथ ही नहीं दिया। अंत में मक्का में जाके तब वो मक्का जब पहुंचा तो करीब उसकी उम्र 27-28 साल की हो गई। किसी ने जब साथ नहीं दिया तो जिक्र मिलता है कि वहाँ उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, भिखमंगे की उसकी हालत थी, कपड़े नीचे पहनने के पास लंगड़ा हो गया था वो। और अंत में 40 साल की उम्र में वहाँ भिखमंगे की तरफ उसकी मौत हुई। रिकॉर्ड है, भिखमंगे की तरफ उसकी मौत हुई मक्के में। उसकी बीवी को वायसराय ने 5 रुपया सालाना पेंशन देने का तय किया। फिर किसी ने कहा ये बहुत कम है भाई, तो फिर पेंशन बढ़ा के 20 से 30 रुपये किया गया। ये वो फिरोज शाह। इसकी कहानी फिरोज शाह की मिलेगी आपको कहानी बड़ी किताब में, लेकिन थोड़ी सी मिलेगी। जितना उसने किया उतना नहीं मिलेगा। और फिरोज शाह, जिस मैंने कहा सबके साथ उसने संघर्ष किया, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहेब, अहमदुल्ला खान, बेगम हजरत महल और ये खान बहादुर खान, इन सबके साथ। और उम्र थी 20 साल की, 2 साल 3 साल यहाँ रहा, विद्रोह समाप्त हुआ, बाहर चला गया, वही उसकी मौत है। तो मध्य प्रदेश के इस महान सपूत, इस महानायक के बारे में एमपी वालों को कितना पता है? नहीं पता है। बखत बली का जिक्र हमारे भाई साहब ने कर दिया है, तो उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो क्रांतिकारी थे बखत बली, सबसे बड़े, सबसे बहादुर। और बखत बली कौन कितना बखत बली, आप ये कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह में कोई राजा भाग लेता है, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो चाहे बखत बली हो, वो पराजित होने के बाद उनकी हालत क्या होती है? राज्य छिन जाता है, अकेले पड़ जाते हैं। तो बखत बली को मदन सिंह के साथ लाहौर में निष्कासित कर दिया गया, तो वहीं वो रहे, कुछ लोगों के साथ ले गए थे। उनके परिवार का क्या हो पता नहीं, क्या हुआ परिवार में। ये भी दुखद बात इतिहास की है कि 1857 में जिन लोगों ने अपना राज्य खोया, उनके वंशजों का क्या हुआ? अली बहादुर जो आप बता रहे थे बांदा के थे, उनके वंशज शायद किसी मिल में काम करते थे इंदौर में। लक्ष्मीबाई के जो वंशज है, दामोदर के था, दामोदर के जो वंशज है वो इंदौर में कई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि कौन कहाँ गया। आप आज़ादी की लड़ाई में, स्वाधीनता आंदोलन में जो भाग लेते थे, उनकी 3 पीढ़ियों को फायदा मिल रहा है, उनको पेंशन मिली। लेकिन 1857 के महान विद्रोह में जिन लोगों ने अपना राज्य खोया, जिन्होंने जागीर खोई, उनके वंशजों का क्या हुआ? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई काम नहीं। अगला नाम है रानी रामगढ़ की रानी का। इसके बारे में चर्चा है कि रामगढ़ की रानी जो है, उनकी मूर्ति लगी यहाँ के माता मंदिर के चौराहे पे, क्योंकि लोधी थी वो, और लोधी थी और कल्याण सिंह लोधी मुख्यमंत्री थे तभी उत्तर प्रदेश के। तो लोधियों का बड़ा समूह है पश्चिम मध्य प्रदेश में, बड़े पावरफुल है लोग। तो उन लोगों के पहल से रानी रामगढ़ की मूर्ति यहाँ लगी, फिर मध्य प्रदेश वालों ने भी लगाई। और रानी रामगढ़ की कहानी आपने थोड़ा बता दी। अंधेरा का बख्तावर थी, कोई पता नहीं किसी को। होलकर ने विद्रोह नहीं किया। अंधेरा जो है धार के पास छोटी सी जात है, उसने विद्रोह किया। और विद्रोह का अंत क्या हुआ कि जब बहुत दबाव पड़ा उसका, तो अंग्रेजों ने होलकर से कहा जरा उसको संभालो। तो होलकर ने खबर भेजी कि भाई आ जाओ मिलने के लिए। तो होलकर ने गद्दारी करके उसको गिरफ्तार करा दिया। और बख्तावर सिंह जब मुकदमा चला इंदौर में, तो वहाँ होलकर भी बैठा था, आ जाओ।
और उसमें जो निर्णय हुआ फांसी का, तो उसमें भी उसका हाथ था। और बड़ी दुखद कहानी बताओ क्योंकि दस्तावेज में लिखा मिलता है। एक बड़ी अच्छी किताब है, कभी आप देखिए। सीता महू के राजा का एक वकील इंदौर में रहा करता था, वजीर बेग। हर रियासत का वकील ग्वालियर के आसपास वाले ग्वालियर में रहते थे और होलकर के आसपास वाले इंदौर में रहते थे। तो सीतामऊ रियासत का जो वकील था वो इंदौर में रहता था। वो हर 2-4 दिन में चिट्ठी लिखता था सीता को, दीवान को, और वो मालवी भी लिखता था। तो सीतामऊ के राजा बड़े पढ़े लिखे रहे, तो उन्होंने क्या किया, वो सारे दस्तावेज निकलवाए और कुछ वर्ष पहले वो सारी चिट्ठियों को पब्लिश किया। वजीर बेग की सारी चिट्ठियाँ उसमें। उस किताब का नाम है 1857 के महान विद्रोह के अभिलेख माने रिकॉर्ड्स। वजीर बेग की चिट्ठियाँ पढ़िए आप, अद्भुत चिट्ठियाँ हो। चाहे वो 1 जुलाई के इंदौर के विद्रोह की कहानी हो, और चाहे बख्तावर सिंह की गिरफ्तारी पे बख्तावर की फांसी या बख्तावर सिंह की मौत की कहानी। वजीर बेग लिखता है कि बख्तावर सिंह को उस नदी के किनारे फांसी पर लटका दिया गया और उसकी लाश को लटकने दिया गया, और जब ये देखा उसकी माने तो अफीम खा के मर गए। और अगले दिन फिर किसी ने कहा कि इसको दफना दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, तो बमुश्किल उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये मैंने वो संक्षेप में बताया। बख्तावर से वजीर बेग की लंबी चिट्ठी के बारे में कि कैसे जब बख्तावर सिंह गिरफ्तार किए गए थे तो क्या मिलता था। एक आना को मिलता था कि एक आने में तुम जो कुछ, एक आना 2 आने में कुछ खा पी सको। अब ये मुख्य इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, न हिंदुस्तान के, न मध्य प्रदेश के, न इंदौर जिले के, न धार जिले के। हम लोकल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो लोकल हिस्ट्री की जो सूरमा है इसकी बात कहाँ करते हैं। अब बखत बली कितने बात की मुझे बताया जाए कि बखत बली जिसका राज्य सागर जिले के बराबर था, आज बखत बली के नाम पर सागर जिले में क्या है। इन्होंने हीरा सिंह की बात की, जिसके बारे में मेरी किताब है। नरसिंहपुर जिले के 1842 के महान सेनानी थे। उनके बारे में नरसिंहपुर जिले का कोई आदमी नहीं जानता, और कोई स्मारक, कोई सड़क, कोई भवन इसके नाम पे नहीं। तो ये बड़ी विडंबना है। और ये सारी बातें जो हम नहीं किताबों में पढ़ पाते, जान पाते, ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर मनकहरी के रणवत सिंह का तो जिक्र पता है आपको। रीवा के थे, काफ़ी जानकारी उनके बारे में है। एक अजयगढ़ के फंजल जरी थे, इनने विद्रोह किया। दीवान देश पर दुंदोला थे, उन्होंने जबरदस्त विद्रोह किया, और उसका काफ़ी विवरण मिलता है। और ये सारा जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसके सारे दस्तावेज हैं, अंग्रेजी दस्तावेज भी हैं और थोड़ा सा हिंदी में भी दस्तावेज है। और एक बात आपको और बताऊँ कि जो पत्र व्यवहार, जैसे आपने चिट्ठी पढ़ी रानी लक्ष्मीबाई की, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियाँ मिली हैं, और वो एडिट हुई हैं, संपादित हुई है, प्रकाशित भी हुई है। अभी तात्या टोबे की दर्जनों चिट्ठियाँ प्रकाशित हो गई इनकी गवर्नमेंट के द्वारा इसी भाषा में, बुंदेलखंड में। बड़वानी में भीरों ने विद्रोह किया, खाजिया नायक ने, भीमा नायक ने। भीमा नायक का मैंने लिखा था कि उसके अंत का क्या हुआ पता नहीं। बाद में फिर एक मेरे मित्र ने खोजबीन करके बताया, नहीं भाई, उनको काला पानी हो गया था, और काला पानी होने के लिए चिट्ठी ना, उसकी कॉपी उन्होंने मुझे भेजी, तो भीमा नायक को काला पानी की सजा हो गई। दबोह में दौलत सिंह कछवाहा ने विद्रोह किया। सोहागपुर में गरुड़ सिंह ने विद्रोह किया, रानी रामबाई का साथ उसने दिया। अम्बा पानी के नवाब आदिल खान और फाजिल मोहम्मद खान, जिनका जिक्र उन्होंने किया, वो भोपाल के नवाब के रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों को साथ दिया। इसमें आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान दोनों भी राहत करके किले में थे उस वक्त जब यूरोप का घेरा पड़ा था। उस घेरे में फाजिल मोहम्मद पकड़ा गया, मारा गया, और उसके साथ करीब करीब 31 लोगों को फांसी दे दी गई, जिनकी सूची मिलती है। आदिल मोहम्मद खान आगे तक चलता रहा, उसने तात्या टोबे के साथ काम किया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ काम किया, और काफी आगे तक उसका विवरण मिलता है। फिर क्या हुआ पता नहीं। हिंडोरिया दमोह जिले में किशोर सिंह है। हिंडोरिया वाला दमोह जिले को पूछे किसी को, किशोर सिंह का पता नहीं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में किशोर सिंह का नाम है। महिदपुर की कहानी, आपने आगर की कहानी पढ़ी थी, आगर की छावनी का जिक्र किया। महिदपुर छावनी में एक अमीन था, सदाशिवराव अमीन। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बेचारा अधिकारी था राजा का, लेकिन क्या करता था, भड़काता था लोगों को। तो जो CID रिपोर्ट थी सरकार की, उसमें लिखा है कि सदाशिवराव अमीन
लोगों को भड़काता है और लोगों को कहता है कि तुम ऐसा करो, कि सैनिकों को भड़काता था वो, पकड़ा गया और तोप से उड़ा दिया गया। लेकिन महेशपुर में उसका नाम कोई नहीं जानता, महेशपुर में उसको तोप से उड़ा दिया गया, महेशपुर में कोई इसका नाम नहीं जानता। और जबलपुर का राजा शंकर शाह तो सब जानते हैं, क्योंकि काफी चर्चा इसकी है, उनको तोप से उड़ा दिया गया था उनके बेटे के साथ। हालांकि उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, वो विद्रोही की योजना बनाते पकड़े गए थे, इसलिए उनको फांसी दे दी गई। फिर विजय राघवकर के सरजू प्रसाद का नाम मैं लेना चाहूंगा, हालांकि लोग जानते होंगे। 17 साल का लड़का है। मुझे आश्चर्य होता है कि 17 साल की उम्र का वो आदमी राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित महसूस करता है कि वो विद्रोहियों का साथ देता है। और जब गिरफ्तार हुआ तो उसने आत्महत्या के लिए रास्ते। अभी 17 साल की बात जो हुई तो मुझे सिंधिया की बात याद आती है। एक लेखिका ने लिखा कि वो जो राजा था सिंधिया, जो कि अंग्रेजों के साथ चला गया, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो समझदार ज्यादा नहीं था। मुझे भूल जाती कि 22-23 साल का था, बच्चा नहीं था वो। तो 17 साल का सरजू प्रसाद निगमा भाग ले रहा है और 17 वर्ष के 18 वर्ष के शिवाजी राज कायम कर लेते हैं और 19 साल का जो बाजीराव पेशवा है वो दिल्ली तक ढाबा मार देता है। तो ये 22-23 साल का राजा कैसे बच्चा हो गया? पर अब छुपाना है तो आप कुछ भी बहाना बना सकते हैं। सोहा का राजा राव खलक सिंह दउगा, ये जागीरदार। बड़वानी का सीताराम कंवर भिलाला और रघुनाथ सिंह मंदोई, इसके भी काफी डिटेल मिलते हैं। ग्वालियर, ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी किताब के चैप्टर्स हैं, जो मेरी 300 पेज 350 पेज की किताब है, उसके चैप्टर्स हैं। हर एक के जो नाम ले रहा हूं मैं, हर एक तरह का अध्याय है। ग्वालियर का महादेव शास्त्री, ये इसकी कहानी रोचक है। माफी जगह थोड़ा वक्त रहा है, बाद में चर्चा के लिए 20 मिनट रहेगा। महादेव शास्त्री एक कर्मचारी था, उसका संपर्क नाना साहब से था और नाना साहब से आना जाना उसका था। तो नाना साहब ने क्या किया कि 1857 की शुरुआत में उसको बहुत सारी चिट्ठियां दी कि तुम ये जाओ, चिट्ठियां मध्य प्रदेश जाओ और वह मालवा में, मंडलेश्वर में, इंदौर में, धार में, यहाँ से बांट देना। अब वो वहां से चला तो रास्ते में क्या हुआ कि एक सिंधिया का एक अधिकारी से उसकी मुलाकात हुई। तो उसने कहा भी कि ऐसा कीजिए, आप भी विद्रोह में शामिल हो जाइए और ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे, और ये सब उसने समझाया। वो जो सिंधिया का कर्मचारी था वो विद्रोह का विरोधी था। वो उसने जाके सूबे से कहा, जो सूबेदार होता है, जो कलेक्टर होता है वहाँ का, तो सिंधिया के अधिकारी से उसने रिपोर्ट किया और बेचारे महादेव शास्त्री को पकड़ लिया गया। सारी चिट्ठियाँ जब्त हो गई, सारी चिट्ठियाँ पब्लिश है। जितनी चिट्ठियाँ पकड़ी गई ना, वो सारी चिट्ठियाँ आर्काइव में हैं जो नाना साहब ने पेशवा में लिखी थी, और उसको फांसी दे दी। लेकिन महादेव शास्त्री की चर्चा ग्वालियर वाले किसी को पता नहीं, मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पता उनको। और रीवा का धीर सिंह बघेल, राघोगढ़ का दौलत सिंह, इसके बारे में बताऊं। देवास जिले में एक छोटी सी जागीर थी राघोगढ़, वहां के दौलत सिंह ने विद्रोह किया और देवास के राजा ने उसका विरोध किया। और जब पकड़ा गया तो उसके जितने गांव थे ना, तो देवास के जो दो हैं, सीनियर जूनियर, उनने आपस में बांट दिया। देवास सीनियर ने, देवास जूनियर ने उसकी जागीर को खत्म कर दिया। आज राघोगढ़ का जो किला है वीरान। भोपाल का वारिस मोहम्मद खान, जो इंदौर जाके सहयोग करता है विद्रोहियों से। और 2-4 और नाम है, भोपाल का मोहम्मद अली खान, भांडे का अमराव सिंह। हाँ, भांडे के अमराव सिंह सूबेदार ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया। खेरापुर का मेहरबान सिंह, जिसका जिक्र आपने किया। शाहगढ़ का बोधन दुआ, जिसका जिक्र आपने किया। और 6 विद्रोही और जिनकी बारे में अभी मुझे जानकारी कुछ समय पहले मिली है, वो जबलपुर जिले के। मानगढ़ का राजा गंगाधर गौड़, भटगांव का राजा महिपाल सिंह गौड़, नन्ही कोणा का देवी सिंह गौड़, मदनपुर का ढेलवन साय गौड़, कुनौरा का भगवान सिंह गौड़ और चौका का उमेर सिंह गौड़। इनके बारे में जानकारी नेशनल आर्काइव दिल्ली के दस्तावेजों में है। तो ये मैंने काफी संक्षेप में काफी लंबी बात करी। एक घटना मुझे याद आती है, बल्कि एक बात मुझे याद आती है कि जब विद्रोह हुआ तो उसके दमन के लिए तो तेजी से कार्रवाई हुई, चाहे वो
हीरोज ने किया और चाहे वो दिल ने किया। और उत्तर भारत की बात तो हम विस्तार से नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो बातों का जिक्र कर दें जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है। विद्रोह की चर्चा हम करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार की बात हम बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि कानपुर से लखनऊ की तरफ जब मीर की सेना जा रही थी तो उसने सारे रास्ते के सारे गांव को जला दिया, सारे गांव को जला दिया और फिर दिल्ली की रोटी वगैरह। आखिरी बात ये कह रहा हूं मैं कि जब यूरोज महू से चला झांसी की तरफ तो सीहोर भी आया, और सीहोर में जो वहां के सीहोर कंटीजेंट थी करीब 250 लोगों की, उसको गिरफ्तार कर दिया गया था क्योंकि उसने विद्रोह किया था। और 253 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके यूरोज ने गोली मार दी। 253 लोगों को एक लाइन में खड़ा, एक आदमी भाग गया, 252 लोगों को गोली मार दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश की जब आप कहानी पढ़ते हैं 1857 की, तो इसका जिक्र कम होता है। तो यहाँ मेरी बात खत्म होती ये कहते हुए कि जब भी आप 1857 के महान विद्रोह की चर्चा करें तो अपने को मेरठ दिल्ली तक सीमित न रखें, जो बड़ी बड़ी किताबों में है, भारत के इतिहास की किताबों में है। आप क्षेत्रीय इतिहास की किताब पढ़ें, उसको देखें कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। उतना ही हुआ जितना कि अवध में हुआ, जितना मेरठ में हुआ, जितना दिल्ली में हुआ। धन्यवाद। सर के प्रति आह्वान व्यक्त करना चाहता हूँ सार्वजनिक और तथ्यात्मक जानकारी के लिए। आप सामान्य प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपना प्रश्न रखें। हाँ बोले, संक्षेप में कहेगा जी। के लोगों का कृपा करके हाँ ठीक है, करना बंद करें। ठीक करें आप। दूसरी बात, भगवान जी ने जो कहा जैसा ऐसे आंदोलन के बारे में, सामुदायिक आंदोलन के बारे में, मुझे लगता है कि ये जो हम तो राधे रजवाड़े और सामूहिकों के आंदोलनों की जो केवल अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं उसको बहुत बता रहे हैं। 1857 के पहले 1883 के सिद्धू कानू का विद्रोह हुआ है, तिलका मांझी का हुआ है। जो आपने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन को सत्याग्रह पहली बार आदिवासियों ने दारापत्रों को रूप में दिया, जिसकी अगुवाई बाद में महात्मा गांधी ने की। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हमारे लोगों ने नहीं की, जिसको कई बार बंगाली इतिहासकारों ने, कन्याकारों ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुमार सुरेश सिंह की द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग के सारे फिल्मों का आप लोग अध्ययन करेंगे, मुझे लगता है कि समग्र दृष्टि मिलेगी, तो ध्यान में आएगा कौन नीचा है कौन बड़ा है। ठीक है, इस पर मुझे लगता है करेक्शन काफी है, क्योंकि आप लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसलिए मैंने कह दिया। धन्यवाद। प्लीज जो नई रिसर्च है उसमें आर्य अनार्य थ्योरी का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और जो भी नए एविडेंसेस हैं उसमें भी ये थ्योरी कोलैप्स है। जैसे आपने बताया कि जो प्रजातीय वर्गीकरण भारत का बताया अपने BS गुहा और हार्वर्ड रिजले का जो प्रजाति वर्गीकरण है वो भी अब कोलैप्स हो गया है। ऐसे कोई भी जो हमारे स्कल इंडेक्स वगैरह है उसमें कोई भी ऐसी विभिन्न प्रजाति, चाहे वो सीथो द्रविड़ हो, मंगोलाइड, नॉर्डिक, ये सारा एक काल्पनिक रूप में सामने आया है, तो इसका उल्लेख भी अप्रासंगिक था। जनजाति समाज, हम सभी समझ जो यहाँ पर बैठे हैं हम सभी जनजाति समाज को बिलोंग करते हैं। GS घुरी एक प्रख्यात मानव शास्त्री हैं, वो लिखते हैं कि हम सभी लोग या आदिवासी एक पिछड़े हुए हिंदू है, और हमारी सभी मान्यताएं जो हम लोग घर में पूजा करते हैं, चाहे वो बरगद की पूजा हो, पशु पक्षी, देवी देवता, आकाश, चंद्रमा, पहाड़, सभी कण कण में भगवान की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये हम स्वयं के जनजाति होने का प्रमाण है। वो पिछड़े हुए रह गए, वनों में रह गए, इसीलिए हम उनको जनजाति या वनवासी ऐसा बोलने लगे। ये मानव शास्त्रियों का भी कहना है। सुरेश जी ने 1857 के महान विद्रोह और अपने व्याख्यान में वो स्वयं बोल रहे हैं कि एक एक छोटी छोटी जगह हर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर में विद्रोह हो रहा है। अभी उनके पूरे व्याख्यान में आया, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने बता दिया कि विद्रोह हुआ।
जब सब जगह इतना विद्रोह हुआ तो उसको इतना महान विद्रोह क्यों कहना? वो क्रांति है, हमको उसको क्रांति बोलना है। तो जैसे लगातार विद्रोह 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 एक सीमित भौगोलिक स्थान पर होता है, इसलिए ये असीमित था, पूरे भारत में व्याप्त था, इसलिए 1857 की क्रांति है। सर, मेरा डॉक्टर सुरेश सर से मेरा प्रश्न था मैं सर। ये कहना चाहूँगी, आपने आर्य अनार्य थ्योरी जो कहा है कि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी पाठ्य पुस्तकों में इसका अवलोकन नहीं हुआ है। और मैंने इसका उल्लेख केवल ऋग्वेद में जो आया है वर्णन, उसके दाश आज्ञा युद्ध है, इसके आधार पर किया। ऐसा करें और भी करें और भी लोग सवाल करें प्लीज। मैं डॉक्टर श्रीराम परिहार, पता नहीं मेरे आने के पूर्व इस सदन में उस महान क्रांतिकारी के बारे में चर्चा हुई या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं जितना सुन पाया हूँ, खंडवा के पास छोटे से गांव में पैदा हुआ था कंटिया मामा भी, उसकी संघर्ष का था। बाद में इस समय कई पुस्तकों और कई रचनाकारों के द्वारा आई है। इतना महान क्रांतिकारी और अंग्रेजों के निशाने पर हमेशा रहा, खंडवा जेल में रहा, जबलपुर जेल में उसकी फिर अंतिम तो अंग्रेजों ने दुर्दशा की। वह भी मध्य भारत या मध्य प्रदेश का महान क्रांतिकारी सेनानी था, वनवासी था, भील था जाति का, और खंडवा से 25 किलोमीटर दूर उसका गाँव है। ये जानकारी मुझे देना थी, धन्यवाद। इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि घंटे भी जो थे ना वो 1857-58 के नहीं थे, वो करीब 20 साल बाद के थे। इसलिए हम चूँकि हमारा वक्तव्य 1857-58 तक सीमित था, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया। सर, मिश्रा जी से मेरा एक प्रश्न था सर। अभी आप जिक्र कर रहे थे 1857 के कुछ अंश हुए। अली साहब, रहमान साहब प्लीज। सर, मैं ये कहना चाहता था सर, सीहोर की अभी आपने सीहोर का जिक्र किया था, वहाँ 250 विद्रोहियों को मतलब उड़ा दिया था उससे, गोली से जो भी है। तो वहाँ पर एक छतरी बनी हुई है कुंवर चैन सिंह जी की और हिम्मत खां की, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आता क्या सर? बता रहा हूँ, आपने जिक्र नहीं किया। बता रहा हूँ। देखिए, असल में जो चैन सिंह थे वो नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, ठीक है। और नरसिंहगढ़ के राजकुमार से अंग्रेजों का मतभेद हुआ, तो फिर दोनों की लड़ाई हुई, और लड़ाई सीहोर में, ठीक है। और ये 1822 में हुई। तो 1857-58 से चैन सिंह का कोई संबंध नहीं। लेकिन सर उसका पूरी बात सुनिए। तो 1822 की घटना है ये, और उनके 2 सहयोगी थे, हिम्मत खां, बहादुर खां, तो वो भी मारे गए। उनके वंशजों से मेरी बात हुई है, उनके वंशज अभी हैं इंदौर में। तो चैन सिंह का नाम इसलिए हमने नहीं दिया क्योंकि वो 1857-58 के लिए थे, और हमारा जो वक्तव्य था वो 1857-58 तक ठीक था, ठीक है। इसी प्रश्न के साथ मैं इस सत्र को यही समाप्त करना चाहता हूँ। मैं सम्मानीय मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, एक्चुअली आज तीसरा सत्र मना कर दिया, सर ने मना कर दिया, उसके बाद मैंने पूछ लिया था उनको। और इस सत्र के समापन पर मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश मिश्र का, जी.के. श्रीवास्तव जी का, ममता जंसौरिया जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने इतने अच्छे उद्बोधन दिए, हम लोग लाभान्वित हुए।